दोस्तों, रामश्री आईएएस के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर एस के पांडे हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और आज हम संक्षिप्तिका में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हुए हैं, हाजिर हैं। और आपके लिए ये सारे तथ्य निश्चित रूप से परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, आज संविधान सभा से संबंधित विविध तथ्यों पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज की संक्षिप्तिका का, किसकी पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी और जिसने संविधान निर्माण हेतु एक सम्मेलन बुलाने का डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। तो ये एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट के प्रस्ताव पर, इनकी पहल पर, इनिशिएटिव पर 1922 में शिमला में केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। और इसी ज्वाइंट सिटिंग में या संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव आया था कि संविधान बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाए। दूसरा प्रश्न है आज की संक्षिप्तिका का कि किसकी अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के प्रारूप को तैयार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये थे तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के प्रारूप को तैयार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल ने सर्वप्रथम किसके प्रस्ताव का समर्थन भावी संविधान के निर्माण में किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव था, जिसे कि केंद्रीय विधानमंडल ने सबसे पहली बार या सर्वप्रथम समर्थन किया था। और इस समर्थन में इस बात के संकेत मिलते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल ने एक संविधान के पक्ष में यह समर्थन किया था। चौथा प्रश्न है कि किसे भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम संगठित और व्यापक प्रयास के तौर पर देखा जाता है? मैं फिर से दोहराता हूं प्रश्न संख्या 4 को, किसे भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम संगठित और व्यापक प्रयास के तौर पर माना जाता है? तो मित्रों, ये नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट था, गंभीर प्रयास था। पांचवा प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को ही आधार बनाकर किसने कहा था कि यह रिपोर्ट इस चुनौती का ठोस उत्तर है जिसमें माना जाता रहा है कि भारत का राष्ट्रवाद रचनात्मक नहीं है, यह सांप्रदायिकता जनित चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक गंभीर प्रयास है? मैं इसको फिर से दोहराता हूं प्रश्न संख्या 5 को, आप ध्यान से सुने। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट को ही आधार बनाकर किसने कहा था कि यह रिपोर्ट इस चुनौती का ठोस उत्तर है जिसमें माना जाता रहा है कि भारत का राष्ट्रवाद रचनात्मक नहीं है, यह सांप्रदायिकता जनित चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक गंभीर प्रयास है? तो ऐसा कोपलैंड का मानना था, ऐसा कोपलैंड ने कहा था। प्रश्न संख्या 6 है, क्या नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है?
क्या नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर है हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें अर्थात नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल अनेक बातें जैसे कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व, मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के पक्ष में अधिकारों का प्रावधान आदि को जब 1949 में संविधान बना तो उसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। प्रश्न 7 है, एक संविधान सभा की औपचारिक मांग कब प्रस्तुत की गई? When was the formal demand of a constituent assembly raised? इसका उत्तर है 1934 में, 1934 में, जब कांग्रेस की कार्यकारिणी ने यह औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का गठन किया जाए। यही संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करेगी। प्रश्न 8 है, किस अधिवेशन में, किस सेशन में कांग्रेस ने अपने पक्ष को दृढ़ता से स्पष्ट किया कि भारतीयों को बाह्य सत्ता द्वारा थोपा गया संविधान कदापि स्वीकार्य नहीं है? इन विच सेशन डिड कांग्रेस एक्सप्रेस इट्स डिटर्मिनेशन दैट Indians won't accept any constitution imposed by some external power? So the answer is 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, in 1936 in the लखनऊ सेशन। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष माना कि एक भारतीय संविधान सभा ही भारत का सही अर्थों में संविधान बना सकती है? प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूं, प्रश्न संख्या 9 को, कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष माना कि एक भारतीय संविधान सभा ही भारत का सही अर्थों में संविधान बना सकती है? तो मित्रों, महात्मा गांधी ने 1939 में हरिजन में लिखा था कि भारतीय संविधान सभा ही भारत का सही अर्थों में संविधान बना सकती है। हालांकि इससे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में भी लगभग इसी से मिलती जुलती बात कही थी कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, दोनों स्थितियों में फर्क है। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों की इच्छा को महत्व दिया था और ये माना था कि जो संविधान हो वो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। यहाँ अर्थात 1939 में गांधी जी हरिजन में लिखते हैं कि भारतीय संविधान सभा भारत का संविधान बनाए। तो दोनों में ये फर्क है। 1922 के अनुसार संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, लेकिन 1939 में उन्होंने कहा, हरिजन में लिखा कि भारत की संविधान सभा ही भारत का संविधान बनाए या बना सकती है। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रिटिश सरकार ने कब प्रथम बार किंतु अप्रत्यक्ष रूप से एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने कब प्रथम बार किंतु अप्रत्यक्ष रूप से एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? तो ये था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। So in 1940, in the August resolution, for the first time, the British government accepted the demand of a constituent assembly indirectly. This happened for the first time in the August resolution of 1940, 1940. प्रश्न संख्या 11 है, क्या क्रिप्स मिशन संविधान सभा और संविधान निर्माण के पक्ष में था? प्रश्न संख्या 11 है, क्या क्रिप्स मिशन संविधान सभा और संविधान निर्माण के पक्ष में था? उत्तर है हाँ, यस। द क्रिप्स मिशन वॉज इन फेवर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो संविधान सभा है 1946 में जो गठित हुई वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर ही हुई है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई विकल्प होते हैं जब आपके सामने प्रश्न होता है और उसमें कैबिनेट मिशन सही विकल्प होता है। प्रश्न संख्या 13 है, क्या संविधान सभा के लिए निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ था? Were the elections to the Constituent Assembly held directly? Were these elections for the Constituent Assembly direct? क्वेश्चन का उत्तर है नहीं। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वो अप्रत्यक्ष था। दोस्तों 1946 एक ऐसा समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध से दुनिया उबर रही थी। ब्रिटिश सरकार इस पक्ष में थी कि भारतीय संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करे और ये कार्य शीघ्रता से होना था। तो उन परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं था कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कराए जाए और संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाए। तत्पश्चात जो व्यावहारिक तरीका है, जो प्रैक्टिकल तरीका है, वो यही था कि जो ऑलरेडी जो प्रांतों की विधानसभाएं जैसी संस्थाएं हैं जो वहाँ हाल ही में चुनकर प्रतिनिधि आए हैं, वे ही भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने और इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ संविधान बनाने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रश्न संख्या 14 पर बात करते हैं। लेट्स टॉक ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट वाज द बेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व था उसका आधार क्या था? तो इसका उत्तर है जनसंख्या। जनसंख्या को आधार बनाया गया था और लगभग मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। दोस्तों आज भी भारत की जो महत्वपूर्ण संस्था है, अगर हम संसद की बात करें, अगर राज्य विधानमंडल की बात करें, उनका चुनाव विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सभी का निर्वाचन होता है जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा की मौलिक सदस्य संख्या कितनी थी? What was the original number of members of Constituent Assembly? सरल सा प्रश्न है, उत्तर महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान से सुने। ये थी 389, 389। कुल मिलाकर 389 सदस्य औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाने थे। लेकिन ध्यान रखें 389 सदस्य जो थे, कई बार इसका विभाजन भी पूछ लिया जाता है। तो 389 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से था, कहाँ कहाँ से जो नुमाइंदगी है, जो रिप्रेजेंटेशन है होना था? तो 389 का जो बाइफर्केशन है, जो विभाजन है, वो कुछ इस प्रकार है। 292 इन 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों या ब्रिटिश प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरों के प्रतिनिधि। ये चीफ कमिश्नर्स जो थे वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 थे। तो कुल मिला के 389 प्रतिनिधि चुने जाने थे। लेकिन जब विभाजन हुआ भारत का, दुर्भाग्यपूर्ण, उस समय ये संख्या 389 से घट के 299 सदस्य हो गई, क्योंकि अनेक क्षेत्र जो थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ये 2 बड़े दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
तो आपको ये बताना है कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को और मुस्लिम लीग को कितने सीटें मिली। दोस्तों, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अर्थात 208 सीटें मिली और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थी जिसे 73 या 73 सीटें मिली। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान सभा हेतु निर्वाचन में स्वतंत्र सदस्य कितने चुने गए। यानी कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसके लिए उसमें जो स्वतंत्र थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, वो कितने चुने गए। ये थे 8, इनकी संख्या 8 थी। प्रश्न संख्या 18 है, क्या संविधान सभा एक संप्रभुता संपन्न निकाय था। क्या संविधान सभा एक संप्रभुता संपन्न संस्था थी। वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सॉवरेन बॉडी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है हाँ, यस, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ सॉवरेन बॉडी, इट कैन बी कॉल्ड। मित्रों, इसकी व्याख्या अगर की जाए कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो संप्रभुता संपन्न संस्था थी, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं पहले की पॉडकास्ट में कि संप्रभुता का तात्पर्य होता है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात एक ऐसा देश, अगर हम देश के संदर्भ में संप्रभुता की बात करें तो देश जो बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर पूरी तरह से स्वतंत्र है, सक्षम है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, उसके ऊपर ना तो कोई बाहरी ताकत या सत्ता उसको नियंत्रित करती है, उसके कार्यों को नियंत्रित करती है, और न ही आंतरिक, यानी कि बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर पूरी तरह से जो शक्ति संपन्न है निर्णय लेने में, उसे हम संप्रभुता संपन्न कह सकते हैं। तो जहाँ तक संविधान सभा की बात है, भले ही संविधान सभा के जो निर्वाचन हैं वो कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश था उसके आधार पर हुए हों, लेकिन जिनका निर्वाचन हुआ वे भारतीय थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारत की जो संविधान सभा थी वो भारत के सभी समुदायों का, भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी, और वैधता, जो आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसमें वैधता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो जनमत है। आपको पता है कि जनमत संग्रह हुआ था ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन में, और किस तरह के वहाँ के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपना इस्तीफा दिया था क्योंकि जनमत के अनुकूल उनके डिसीजन नहीं थे, तो फलस्वरूप उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जनमत जो है वो सबसे वैलिड पॉइंट होता है और इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय संविधान सभा वो संप्रभुता संपन्न थी। तो पहला पॉइंट ही इसका उत्तर ये होगा कि भारतीय संविधान सभा भले ही कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर आधारित हो और ये ब्रिटिश हो, लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वे भारतीय थे। एक दूसरा, भारतीय संविधान सभा सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार और बायकॉट जैसे उपाय किए हुए थे अपने विरोध के लिए, अपनी मांगों के पक्ष में, लेकिन जब भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तो उसके पश्चात मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे भारतीय क्षेत्र में, वे सब भी संविधान सभा में शामिल हुए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संविधान सभा एक संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के तौर पर उभरी। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, संविधान सभा इतनी शक्तिशाली थी, इतनी पावरफुल थी कि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। यहाँ तक कि संविधान सभा चाहती तो जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उसको उससे अलग हो सकती थी, उसको रद्द कर सकती थी। और भारतीय संविधान सभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को लेकर भारत के निर्णय की पुष्टि की, भारत के का निर्णय लिया जो भारत का आधिकारिक निर्णय था। भारत के गणराज्य के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका निर्वाचन संविधान सभा ने ही किया था। एक तरह से ये कार्य संसद और एक निर्वाचक मंडल आज के दौर में करता है। तो ये संविधान सभा की शक्तियाँ थी। तो संविधान सभा निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि उसको हम सॉवरेन बॉडी कह सकते हैं। हालांकि जो आलोचक हैं वो संप्रभुता पर यह कहकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसका चयन
उसका जो गठन है वो ब्रिटिश सरकार की मंशा के अनुसार हुआ था। और तो ये बात बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है। तो उत्तर इसका होगा कि भारतीय संविधान सभा निश्चित रूप से एक संप्रभुता संपन्न संस्था थी। प्रश्न 19 है, आगे चलते हैं मित्रों। प्रश्न 19 जो है वो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सरल सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946। प्रश्न संख्या 20 है, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ही वॉज अ टेम्पररी चेयरपर्सन, नॉट द परमानेंट चेयरपर्सन। तो फिर से एक प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न संख्या 21, कि फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अगर अस्थायी या टेम्पररी चेयरपर्सन थे तो फिर स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है भारत के महान राष्ट्रपति हुए बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ही वॉज द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? हु इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था या प्रस्तुत किया था। दोस्तों, अगर आप भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं तो दरअसल वही उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब नाम में ही छिपा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की दिशा में एक रेजोल्यूट करना, यानी कि शपथ लेना, यानी कि उद्देश्य निर्धारित करना कि हम किस दिशा की ओर बढ़ना है हमें। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, एक ऐसा प्रस्ताव था जो उद्देश्यों को, जो संविधान सभा के जो उद्देश्य थे उसको समेकित किए हुए था, उसको शामिल किए हुए था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज आप उद्देश्य प्रस्ताव के स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, 23 है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? तो ये तिथि महत्वपूर्ण है, 22 जनवरी 1947 को। ऑन 22 जनवरी 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया? When was the first draft of Constitution prepared? So it was in October 1947. अक्टूबर 1947 में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? When was the drafting committee of Constituent Assembly constituted? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर पर। प्रश्न संख्या 26 है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा माना जाता है? विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये था 24 जनवरी 1950। On 24 January 1950 is considered the last day of Constituent Assembly, और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो हालांकि 284 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, 299 में से बाकी सदस्य उपस्थित नहीं थे अलग अलग कारणों से। प्रश्न संख्या 27 है, 27 है, संविधान कब बना और कब लागू हुआ? सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जरूर संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता जैसे थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी
क्योंकि संविधान बनने में और लागू होने में एक गैप था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, और बहुत सारी जो नई नई जो समस्याएं थी, नई चुनौतियां थीं, जैसे कि विभाजन, और विभाजन से की त्रासदी से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पहले के भारत अर्थात उस नए देश पाकिस्तान से जो लाखों करोड़ों लोग भारत में आ रहे थे और भारत से जो लोग जा रहे थे, उनकी नागरिकता के प्रश्न पर क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति, इस स्थिति को जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 49 को नागरिकता जैसे प्रावधान लागू हुए। हालांकि पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? When did the Constituent Assembly accept or recognize the national flag? ये तिथि थी 22 जुलाई, वर्ष था 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। ऑन 22 जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted द नेशनल फ्लैग। हमारे देश का जो महान ध्वज है, तिरंगा है, ट्राई कलर है, उसको देश के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान सभा ने फिर राष्ट्रगान कब स्वीकार किया? When did the Constituent Assembly adopt the national anthem? तो नेशनल एंथम या राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। यानी कि जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और इसी दिन नेशनल सॉन्ग, जो राष्ट्रगीत है, जैसे जो वंदे मातरम है, उसको भी हमने इसी दिन स्वीकार किया हमारी संविधान सभा ने। 30वां जो प्रश्न है कि भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया था? मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, आपके जहन में ज़रूर इसका उत्तर होना चाहिए कि भारत गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किसने किया था? तो ये थी भारत की संविधान सभा ने, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत गणराज्य के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया था, चुना था। प्रश्न संख्या 31 है, संघ शक्ति समिति या यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी? ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, संविधान निर्माण एक निहायत जटिल प्रक्रिया है। निश्चित रूप से विषय का गंभीर बोध होता है, जिनके पास, जो जानकार होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वही संविधान बना सकते हैं। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने अनेक विशेषज्ञ समितियां गठित की थीं और इन समितियों ने अपने अपने क्षेत्र के कार्य को करते हुए संविधान निर्माण के इस जटिल कार्य को, कठिन कार्य को निष्पादित किया था। तो ये एक समिति इसी तरह से थी, वो थी यूनियन पावर्स कमेटी या संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति ही नहीं बल्कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और देश के महान नेता, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देश के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने ज़रूर भारत के आधुनिक इतिहास में पढ़ा होगा कि आज का जो भारतीय स्वरूप हम देखते हैं, भारत का जो मानचित्र देखते हैं, तो हमें गर्व होता है। और इस क्षण को, इस गर्व को हमारी अनुभूति बनाने का जो श्रेय है वो है देश के महान नेता सरदार पटेल जी को। और वही सरदार पटेल जी जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान सभा के, प्रांतीय संविधान समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों, 33वां प्रश्न है, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे?
तो इन समितियों के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल जी मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 34 है कि मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो सब कमिटी थी फंडामेंटल राइट्स को लेके, उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो थे वो मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 35 है अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। जो माइनॉरिटीज को लेकर जो सब कमिटी थी उसकी अध्यक्षता की थी H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 36 है गोपीनाथ बारदुलोई किस समिति के अध्यक्ष थे। गोपीनाथ बारदुलोई जी जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखें कि असम के अलावा जो एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया से संबंधित जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष A.V. ठक्कर थे। प्रश्न संख्या 37 है नियम निर्माण समिति या रूल्स प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नियम निर्माण समिति या रूल्स प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 38 है राज्यों से वार्ता को लेकर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यों से वार्ता को लेकर जो नेगोशिएशन कमेटी थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 39 है संविधान सभा ने अपने प्रतीक के तौर पर किसे स्वीकार किया था, अपने सिंबल के तौर पर किसे स्वीकार किया था। व्हाट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द सिंबल, सो दिस वाज एलिफेंट। हाथी को संविधान सभा ने अपने प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। इस संक्षिप्तिका का जो अंतिम सवाल है, आखिरी प्रश्न है, वो है संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन थे। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे H.V.R. आयंगर। H.V.R. आयंगर साहब जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। मित्रों एक बात और मैं शेयर करूंगा यहाँ पर, B.N. राव जो थे वो संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके लिए पेश किया गया आपकी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है उत्तर सहित ज़रूर मददगार साबित होगा आपके भविष्य निर्माण की दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का निश्चित रूप से इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। दैट्स ऑल फ्रॉम मी।